दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर के बारे में। गोल्ड तो सबको पसंद है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आने वाले समय में कॉपर यानी तांबा गोल्ड से ज़्यादा चमक सकता है। और ये कहानी जुड़ी है इंडियन पीएसयू स्टॉक्स यानी कि हिंदुस्तान कॉपर के साथ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या हिंदुस्तान कॉपर नेक्स्ट गोल्ड बन सकता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है, डिमांड कहाँ से आ रही है, स्टॉक में पोटेंशियल कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। हिंदुस्तान कॉर्पोरेट लिमिटेड एक गवर्नमेंट इंडियन कंपनी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। और ये इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। मतलब ये माइनिंग से लेकर स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग और कॉपर कैथोड्स बनाने तक सब कुछ खुद करती है। मींस ओनली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर इन इंडिया। कंपनी के जो मेजर माइंस हैं वो है राजस्थान, एमपी, झारखंड और महाराष्ट्र में। यानी अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो कि कॉपर के फील्ड में हिंदुस्तान कॉपर वही है जो क्रिकेट में विराट कोहली पूरा पैकेज है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल और पावरफुल है। HCL मेनली कॉपर कंसनट्रेट, कॉपर कैथोड्स और कंटिन्यूस कास्ट कॉपर रोड्स बनाती है। ये प्रोड्यूस करती है जो कि आपका बात करें वो इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने में, साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आज इसका यूज़ होता है। वहीं अगर हम बात करें रिवेन्यू की, तो इनका रिवेन्यू जो आता है वो आता है सेल ऑफ रिफाइंड कॉपर प्रोडक्ट से, साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, निकल। इन सब में जब इन सबको जब जॉइन किया जाता है तो उसमें कॉपर का यूज़ भी किया जाता है। साथ ही साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इनके थ्रू इनके पास रिवेन्यू होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया प्लस मेटल सेल्फ लाइंस मिशन के साथ चलते चलते कंपनी एक्सपेंशन प्लान फुल स्विंग मोड में है। यानी कंपनी फुल एक्सपेंशन प्लान में एक्सपेंड कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। अगर हम अब बात करते हैं कि कॉपर पॉइंट में क्यों लोग कह रहे हैं कि कॉपर इज़ द न्यू गोल्ड। देखो, दुनिया ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी के युग में जा रही है। और ईवी, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन में कॉपर की डिमांड 3 से 5 गुना बढ़ने वाली है। क्यों? और इसमें अगर हम बात करें तो ईवी कार्स की, तो ईवी कार्स में लगभग लगभग 4 गुना कॉपर की डिमांड बढ़ेगी नॉर्मल कार के कंपैरिजन में। वहीं अगर हम बात करें जो रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें मैसिव कॉपर का यूज़ होता है, क्योंकि कॉपर एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहीं अगर हम बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश प्लस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे भी कॉपर की डिमांड एक सुपर साइकिल की ओर से बढ़ सकती है। और ये सिर्फ बात नहीं, डेटा भी बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टीमेट के हिसाब से 2024 तक कॉपर की डिमांड डबल होने वाली है। और सोचो, इंडिया में सिर्फ एक ही मेजर प्रोड्यूसर है, वो है हिंदुस्तान कॉपर। मतलब मोनोपोली एडवांटेज भी है और गवर्नमेंट बैकिंग भी है। अब वही अगर हम बात करें इनके कुछ फाइनेंशियल स्नैपशॉट देखें, तो इनका जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है अभी 346 पे 21 अक्टूबर को। वहीं हम मार्केट कैपिटल की बात करें, मार्केट कैपिटल इनकी है 33,488 की। स्टॉक का पी है 68, पी काफ़ी हाई है, नो डाउट। इसके अलावा मैं 52 वीक्स की हाई लो की बात करूँ तो 366 ऑलमोस्ट अपने हाई के क्लोज है, और 186 इसका लो था। यानी आपको एक साल के अंदर डबल ऑलमोस्ट दिख चुका है। वहीं बुक वैल्यू की बात करूँ तो बुक वैल्यू इनकी 7.6 है, जो कि आपकी प्राइस से बुक वैल्यू से जो प्राइस है बुक वैल्यू से 12.6 टाइम्स है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस टाइम पे इनका 23.8 है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7 है। इस साथ ही साथ जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 35% का, तो 35% के हिसाब से इनका ये है। इसके अलावा इनका जो डेप्ट है वो है 167 करोड़ का, और जो कि इनके पास कैश इक्विवेलेंट में पड़ा है वो है 68 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करें इनके बाकी फाइनेंशियल स्नैपशॉट की, तो यहाँ पे देखोगे आप इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है जो कि जून तक के अभी तक आए हैं, सितंबर का आना बाकी है। ठीक है, अगर जून का कंपैरिजन देखें तो मार्च से जून का गिरा था। अगर हम प्रीवियस ईयर पे देखें तो इनका जून में गिरा, मार्च से। तो इनका मतलब यहाँ पे इनको जो जून वाले क्वार्टर्स होते हैं, इनको यहाँ पे सप्लाई मतलब इनकी जो सेल्स है इस सिचुएशन में कम होती है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे भी पड़ता है। जैसे कि 179, 260, 154, 183 थी। मतलब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जून के क्वार्टर्स हमेशा इनके ख़राब आते हैं।
रिजल्ट हमेशा ख़राब होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें सितंबर्स की, सितंबर में यहाँ इनको जंप देखने को मिला, यहाँ पे भी इनको जंप देखने को मिला। अ, ठीक है। और जो आने वाले टाइम में अब जिन रिज़ल्ट आने हैं वो शायद नेक्स्ट मंथ आएंगे, तो उसमें भी हो सकता है इनको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिले। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे देखोगे पर सितंबर उसके बाद 62 से बढ़ के ये 83 हो गया था। वहीं पे 154 से यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, साथ साथ यहाँ पे भी इनका डिक्रीज़ हुआ था क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट आपका जो लास्ट हुआ था 134 CR का हुआ था, जो कि ये मार्च के कंपैरिजन में सेम गिरा था। लेकिन एक मोर काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जैसे अगर हम बात करें तो इनके प्रोमोटर्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला, यहाँ पे एफ आई आई ने बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है, जिसकी और वजह से एफ आई आई की होल्डिंग 3.71 से बढ़कर 5.05 हो गई है। इन्होंने मार्च में 3.27 थी, जून क्वार्टर में जहाँ एफ सारे बेच रहा था, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेयर में एफ ने स्टेक इंक्रीज़ किया। वहीं सितंबर वाले क्वार्टर जिसका रिजल्ट आना बाकी है, यहाँ पर भी जो एफ का स्टेक है वो इंक्रीज़ हुआ हुआ दिख रहा है। वही अगर एफ का स्टेक इंक्रीज़ हुआ तो जो इनका डोमेस्टिक DIA का स्टेक है वो थोड़ा परसेंटेज में डिक्लाइन हुआ है। सेम प्रमोटर पब्लिक होल्डिंग जो 22 से ऑलमोस्ट थोड़ी नीचे आई, और उसके बाद पब्लिक होल्डिंग भी थोड़ी बढ़ी है। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ये वाला कि एफ किस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। वहीं अगर मैं इस शेयर का मैं ग्लोबल कंटेक्स्ट देखूँ कि ग्लोबली क्या चल रहा है इनका, तो ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो ग्लोबल की डिमांड मार्केट है वो काफ़ी टाइट है। जैसे चील, पेरू प्रोडक्ट्स इनमें माइनिंग क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। जी, माइनिंग स्लो डाउन की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड इफ़ेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ इनका जो चाइना का क्लीन एनर्जी रेस शुरू हुई है, तो यहाँ पे भी कॉपर के डिमांड को एक पुश मिला है। और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई टाइट होती है तो आपको पता ही है कि क्या होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे आपकी सप्लाई कम है, वहीं डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस रॉकेट मोड में चले जा रहे हैं। यही रीज़न ये है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कॉपर कुड बी द नेक्स्ट गोल्ड ऑफ द क्लीन एनर्जी, या नेक्स्ट गोल्ड ऑफ द क्लीन एनर्जी एरा। लेकिन सिर्फ ये चीज़ नहीं है, साथ साथ इसमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। जैसे हम बात करें, अगर रिस्क में देखूँ तो रिस्क में कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि PSU मैनेजमेंट में क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिशियंस कुछ मतलब कुछ इन्वॉल्वमेंट्स आ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर से भी। वहीं साथ ही साथ बात करूँ इनका कम्युनिटी प्राइस रिस्क, अगर कॉपर प्राइस गिर गया या मार्जिन पतले हो गए तो इनको हल्का फुल्का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है इनका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट कॉस्ट। कंपनी एक्सपेंशन मोड में, ये मैंने पहले ही बताया, अगर कंपनी एक्सपेंड करती है तो इसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो एक्सपेंड हो सकती है, मीन्स इनके खर्चे बढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है इनका डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी लो है, और रिटेल पार्टिसिपेशन हाई होने की वजह से वॉलिटिलिटी, क्योंकि आपने अभी देखा लास्ट स्लाइड में जब मैंने दिखाया कि रिटेल का पोर्शन ऑलमोस्ट 22% के आसपास है, यहाँ पर रिटेल शेयर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये शेयर वॉलेटाइल हो सकता है। क्योंकि रिटेलर आपको पता ही है, छोटा आप जंप देख के वो एग्जिट और एंट्री फटाफट ले लेते हैं। वहीं अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, तो आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो वो है कि आपका माइन एक्सपेंशन, यानी कंपनी जो का फोकस अब क्लियर है कि वो माइन एक्सपेंशन, स्मेल्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करेगी, उसके अलावा साथ साथ EV और रिन्यूएबल सेक्टर्स की डिमांड को कैप्चर करेगी। ये इनका मेन फोकस है। गवर्नमेंट भी माइनिंग और ग्रीन एनर्जी दोनों को पुश कर रही है, और बजट में स्ट्रेटेजिक मिनरल्स पे एम्फेसाइज भी कर रही है। और अगर कॉपर का प्लेस ग्लोबल लेवल पर स्टेबल रहता है तो हिंदुस्तान कॉपर एक स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर स्टोरी बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल इंडिया ने ONGC अपने टाइम पे मतलब इन्होंने अपने टाइम पे जो किया था। अब मेन आता है कि आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, कि आपने तो पूरी वीडियो तो देख लिया, आपको मेनली करना क्या चाहिए। देखो, इस शेयर में बात करें तो पोटेंशियल है नो डाउट, पर ये नहीं है कि आपने बोला कि भाई पोटेंशियल तो मैं ले लेता हूँ। इसमें पेशेंस भी बहुत चाहिए, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में अभी गई है, डिमांड स्लोली स्लोली इंक्रीज़ कर रही है। 3-4 साल होल्ड करोगे या 2-2.5 साल में भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो मेन है वो रोल है कॉपर का EV इंफ्रा एनर्जी और ट्रांजिशन में। ये यानी जब इनके EV प्रोडक्ट आपको रियल टाइम में रोड्स पे दिखना शुरू होंगे या इनको सामने दिखना शुरू होंगे, तब आपको कॉपर की असली बेनिफिट डायरेक्टली देखने को मिलेगा। लेकिन ये स्टॉक स्पेकुलेटिव भी हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी की साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होगा।
तो बेटर अप्रोच यही रहेगी कि आप सिप यूज़ करते हैं या स्टैगर्ड बाइंग मीन्स जब भी शेयर गिरे तब आप अपने कुछ शेयर इसके ले सकते हो। ये नॉर्मली आप ये सब कर सकते हो। तो बेसिकली ये वीडियो था आपका हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर कि क्या ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम में आने वाले टाइम में गोल्ड की तरह शाइन कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम और भी फाइनेंस या किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।